हेलो एवरीवन, स्टडी विद रवीना शाह में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको करा रही हूँ स्वतंत्रता के बाद की हिंदी। इससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ हिंदी पे, जो कि आप जाके उसे देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। और ये आज उसी वीडियो का पार्ट 2 है, स्वतंत्रता के बाद की हिंदी है। और इसके बाद मैं आपके लिए, जब भी हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके लिए इसके एमसीक्यूज भी लेके आऊँगी। अब आता है हमारा स्वतंत्रता के बाद की हिंदी। इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था वो उदंत मातरंड था, जो कि 1826 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। अब आता है हमारा स्वतंत्रता के बाद की हिंदी। ये सर्वप्रथम 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस भी मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तद अनुसार उसमें किए गए भाषाई प्रावधान अनुच्छेद 120, 220 तथा 343 से 351 में लागू हुए। मतलब जितने भी भाषाएं थी तो वो इसमें रखी गई। अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351 में रखे गए थे। 1952 में, मतलब 1952 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऐच्छिक तौर पे प्रदान किया गया। मतलब 1952 से अब हिंदी भाषा भी सिखाई जाने लगी थी। मुटूरी सत्यनारायण तथा अन्य हिंदू भाषियों के प्रयत्न से 1952 में अखिल भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना आगरा में की गई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अखिल भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आगरा में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में की थी। इसी परिषद के प्रयत्न से 1962 में आगरा में केंद्रीय हिंदी निदेशालय बना। मतलब जो ये अखिल भारतीय परिषद बनाया था, इसके प्रयासों से 1962 में आगरा में केंद्रीय हिंदी निदेशालय बना। हिंदी का निदेशालय भी बना। 27 मई 1952 को राज्यपाल उच्चतम न्यायालय एवं न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग प्राधिकृत किया गया। कब किया गया था? 27 मई 1952 में। और ये डेट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1953 राष्ट्रभाषा समिति वर्धा के आग्रह पर, ये भी एक समिति है, राष्ट्रभाषा समिति वर्धा के आग्रह पर 14 सितंबर 1953 को पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर, मतलब नेशनल स्तर पर हिंदी दिवस, इंटरनेशनल स्तर पर हिंदी दिवस मनाया गया। अखिल भारतीय स्तर, नेशनल स्तर पर हिंदी दिवस मनाया गया था। 7 जून 1950 बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344A के अंतर्गत हुआ। बीजी खैर की अध्यक्षता में हुआ था। अक्टूबर, ये मैंने आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं। मेरे
ज़्यादा खिचड़ी पका के सब कुछ नहीं लिख रखा है, बस थोड़ा बहुत टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में, आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जितना आपके लिए जानना ज़रूरी है उतना ही लिखा है, ज़्यादा नहीं लिख रखा। अक्टूबर 1955 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी शिक्षण योजना का प्रारंभ किया गया। गृह मंत्रालय के अंतर्गत 3 दिसंबर 1955 संविधान के अनुच्छेद 343(2) के द्वारा की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ के कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाने का आदेश जारी किया गया था। कब किया गया था? 3 दिसंबर 1955 को संघ के जो सारे कार्य थे वो पहले इंग्लिश में अंग्रेजी में होते थे। अब क्या है, अब से आदेश जारी हुआ कि हिंदी में भी कुछ कार्य होंगे। 1960 नवगठित गुजरात की सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में कराई जाए। नवगठित गुजरात सरकार ने ये मांग की थी। संघ ये मांग की थी कि सारे एग्जाम जो अंग्रेजी में होते हैं वो हिंदी में भी कराए जाए। 1960 में हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण आरंभ किया गया। मतलब हिंदी टाइपिंग जो टंकण होता है टाइपिंग, तो हिंदी टाइपिंग भी शुरू करी गई। मार्च 19 मार्च 1960 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की। उसके संचालन के लिए केंद्रीय शिक्षण मंडल नाम से एक स्वायत्त संस्था का गठन किया गया। 1963 में केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय का नाम बदलकर केंद्रीय हिंदी निदेशालय किया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा 27 अप्रैल 1960 संसदीय समिति रिपोर्ट। संसदीय समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए, जिनमें हिंदी शब्दावली का निर्माण, संहिताओं व कार्यविधिक साहित्य का हिंदी अनुवाद, कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी प्रचार, विधेयकों की भाषा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा आदि मुद्दे हैं। 1961 में स्थायी राजभाषा आयोग का गठन किया गया, लेकिन 1976 में स्थायी राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया। ये 1961 में स्थायी राजभाषा आयोग का गठन किया गया और 1976 में इसे समाप्त कर दिया गया। 1962 30 मार्च 1962 में केंद्र सरकार द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम 1962 पारित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयोग को राष्ट्रीय महत्व का संस्था घोषित कर दिया गया 30 मार्च 1962 को। 10 मई 1963 अनुच्छेद 43(3) के प्रावधान व जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा व अंग्रेजी सहराज भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाएगी। अब आता है हमारा यहाँ पे से हमारा शुरू हो गया है या कि हिंदी जो किस लिपि में लिखी जाती है, वो तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सबको पता है कि ये देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बता रही हूँ मैं अब आप सबको। लिपि
कहते हैं। पहले लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। मतलब जो ध्वनि हम अपने मुंह से निकालते हैं, जो हम बोलते हैं, उनको लिखित में लिखना, उसे हम लिपि कहा जाता है। किसी भाषा को जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है, उन ध्वनि संकेतों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। मतलब जो भी ध्वनि को जिन संकेतों से लिखा जाता है, संकेत जैसे क तो क मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ तो ये ध्वनि हो गई, और क को मैं लिख लूंगी तो ये लिपि हो जाएगी, तो इसे लिपि कहते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ आपको, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन लिपि में, और उर्दू लिखी जाती है फारसी लिपि में। भारत के प्राचीन शिलालेखों एवं सिक्कों में दो लिपियां मिलती है, एक ब्राह्मी लिपि होता है, एक खरोष्टी लिपि होता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जो पहले गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और अंततः 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हुई। तो मूलतः से देवनागरी का लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से, फिर ये इसके बाद गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, और उसका रूप परिवर्तित होता रहा और अब आई है देवनागरी लिपि। अब आता है हमारा देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। मतलब जो गुजरात का जो नरेश था, उसका एक नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकुल नरेशों में भी यही लिपि प्रचलित थी। 8वीं शताब्दी में भी देवनागरी लिपि ही प्रचलित थी। 9वीं शताब्दी में बड़ौदा के ध्रुवराज ने भी अपने राज्य देशों में इसी लिपि का प्रयोग किया है। मतलब देवनागरी लिपि बहुत पुरानी है, 8वीं शताब्दी के से जो 8वीं शताब्दी से जो है इसका उपयोग होता जा रहा है। और सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किसके उसमें मिलता है? गुजरात के नरेश हैं जो जयभट्ट, उनके शिलालेख में मिलता है। अब मैं आपको बता रही हूँ देवनागरी लिपि का विकास क्रम। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि देवनागरी लिपि का विकास मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो सबसे पहले आती थी उत्तरी ब्राह्मी लिपि, जो कि 350 ईसा तक ही चली थी। फिर उसी का रूप परिवर्तन हुआ, फिर वो गुप्त लिपि जो कि 4 से 5वीं सदी तक चली थी। फिर आता है सिद्ध मातृका लिपि जो कि 6वीं शताब्दी थी। उसके बाद है कुटिल लिपि। कुटिल लिपि दो भागों में बट गए हैं, एक नागरी में, दूसरी शारदा में। नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि वो है वर्तमान में जो देवनागरी लिपि है, उसी को ही नागरी लिपि कहते हैं। और ये शारदा से गुरुमुखी निकली है, कश्मीरी निकली है, लहंदा, टाकरी, ये सब लिपियां ये गुरुमुखी, कश्मीरी और लहंदा, टाकरी, ये सब शारदा लिपि इनमें लिखी जाती है। पर ये हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की सिर्फ है नागरी को ही देवनागरी कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। देवनागरी लिपि के गुण। अब देवनागरी लिपि के क्या क्या गुण है वो बताया गया है। भारतीय भाषाओं के लिए वर्णों की पूर्णता एवं संपन्नता। 42 वर्ण, ना बहुत अधिक ना बहुत कम। 42 ने 52 वर्ण, ना बहुत अधिक ना बहुत कम। देवनागरी लिपि में क्या है, जितने वर्ण है हमारे अ आ उ ए अ आ, जो जितने भी हमारे जितने वर्ण है वो है 52।
तो ये तो ना संख्या बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो इसलिए इसे कह रहे हैं कि देवनागरी में जो लिपि के जो वर्ण है ना वो बहुत ज़्यादा है, संख्या ना बहुत कम है। एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह, एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह मतलब जो एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह है। जैसे क है तो क के लिए क बनाया है, उसे ख नहीं लिख लेते ना, इसीलिए एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह। जैसा बोले वैसा लिखें, जैसा हम बोलेंगे सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे। लेखन और उच्चारण में एक रूपता, मतलब जैसा लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा भी जाता है, जैसा लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा भी जाता है। एक सांकेतिक चिन्ह द्वारा केवल एक ही ध्वनि का निरूपण, जैसा एक सांकेतिक चिन्ह है, कोई भी क ख ग कुछ भी ले लो, उसके लिए सिर्फ एक ही ध्वनि है। जैसे इंग्लिश में होता है, अंग्रेजी में होता है, उसमें क्या होता है, जैसे क को कभी के भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, और सी को शॉ भी लिखा पढ़ा जाता है कभी। तो ऐसा जो है हिंदी में नहीं होता है, जैसा लिखें वैसा पढ़ें। अब आता है, यह भारतीय लिपियों की अद्भुत विशेषता है कि किसी पद के लिखित रूप में से मात्राओं और उनके क्रम को गिनकर बताया जा सकता है। कौन सा छंद है, रोमन, अरबी, एवं अन्य गुण यह अपर्याप्त है। मतलब जो हिंदी देवनागरी लिपि की विशेषता है उसमें ये है कि हम हिंदी की मात्राओं और वर्ण को आसानी से गिन सकते हैं। जैसे छंद होते हैं, दोहा होते हैं बहुत सारी, उनमें क्या होता है मात्राएं गिननी पड़ती है, तो हम आसानी से गिन सकते हैं देवनागरी की लिपि की मात्राओं को। लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनि में कोई अंतर नहीं, जैसा रोमन में अक्षर का नाम बी है और ध्वनि ब है। जैसे चिन्हों के नाम और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है, जैसे रोमन में बी है, बी लिखते हैं, तो हिंदी में ब लिखते हैं, तो इनमें कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। अब आता है हमारा देवनागरी लिपि के दोष। कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकण मुद्रण में कठिनाई, किंतु आधुनिक प्रिंटर तकनीक के लिए यह कोई समस्या नहीं है। टंकण तो आप सबको पता ही है। कुछ लोग सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक समझते हैं। सिरोरेखा क्या होती है पता है? जो हम लिखते हैं उसके ऊपर से सिरोरेखा लगाते हैं जो लिखने के बाद उसको, तो कुछ लोग इस सिरोरेखा के जो है अनावश्यक समझते हैं, ये इसका एक दोष है। अनावश्यक वर्ण री 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 श, बहुत से लोग इनका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग क्या, ज्यादातर लोग तो कर ही नहीं पाते हैं इनका उच्चारण है, तो ये भी एक दोष माना जाता है देवनागरी लिपि का। विरूप वर्णन अ य छ त्र छ झ ण श आदि को दो दो प्रकार से लिखा जाता है। तो ये तो सभी को पता होगा, ये दो दो प्रकार से लिखे जाते हैं, ये भी एक दोष है। य को भी लिख सकते हैं, छ को भी लिखता है, त्र को लिखते हैं, त र दो दो प्रकार से लिखा जाता है, छ को लिखा जाता है, सबको दो दो प्रकार से लिखा जाता है, तो ये भी एक दोष है। समरूप वर्ण ख ख घ म, ये भ्रम पैदा करते हैं समरूप वर्ण। जैसे ख है तो ख में देखो, ये ख जो आगे से है वो र है, पीछे से व है, तो ये भ्रम पैदा करता है, सबको ही लग रहा होगा वैसे ये भ्रम पैदा करता है। जैसे म है, म और भ में कोई डिफरेंस नहीं लगता है, बस ये थोड़ा सा ये ऐसा भ पे गोला सा रहता है, बस यही डिफरेंस है, ये बहुत भ्रम पैदा करता है। घ और ध में तो बहुत ज्यादा भ्रम उत्पन्न होता है, तो ये भी एक दोष है। वर्णों के संयुक्त करके करने की व्यवस्था एक समान नहीं है।
वर्णों के संयुक्त करने की व्यवस्था एक समान नहीं है। अनुस्वार एवं अनुनासिक के प्रयोग में एक रूपता का अभाव। अनुस्वार एवं अनुनासिक, अनुस्वार क्या होता है? अंग अह। और अनुनासिक में सब में आपको पता ही होगा, अनुनासिक जो प्रत्येक वर्ण का अंतिम अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है, तो उनमें एक रूपता रहती है, सेम होते हैं वो, तो इसलिए भी इसका एक दोष है। त्वरापूर्ण लेखन नहीं, क्योंकि लेखन में बार बार हाथ उठाना पड़ता है, क्योंकि लगातार हम लिख नहीं सकते, बार बार हाथ उठाना पड़ता है। कौन, फिर कौन सा, कुछ भी लिख रहे हो तो हाथ उठाना पड़ता है, बीच में एक साथ लिखते नहीं रह सकते। जैसे इंग्लिश में हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे लिखते रहो। ये भी इसका एक दोष है। वर्णों के संयुक्तीकरण में र के प्रयोग को लेकर अनेक लोगों को भ्रम की स्थिति, र को लेकर बहुत भ्रम होता है लोगों को। ई की मात्रा ई का लेखन वर्ण के पहले किंतु उच्चारण वर्ण के बाद। ये तो आपको मैं अब बता ही रही हूँ। ये क्या होता है कि ई की मात्रा का लेखन वर्ण से पहले, जब हम लिखते हैं तो ई की मात्रा वर्ण से पहले लगाते हैं, पहले मात्रा चढ़ जाती, किंतु उच्चारण में क्या होता है? ई की मात्रा बाद में आती है, तो उच्चारण बाद में। बस ये हो गए हमारे देवनागरी लिपि के गुण दोष भी हो गए हैं, और हमारा ये आज का टॉपिक भी हो गया है पूर्ण। अब कल मैं आपके लिए हिंदी का ही पार्ट 3 लेके आऊंगी, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी की भाषा, उपभाषाएं व हिंदी की बोलियों के बारे में। अभी के लिए धन्यवाद।